हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी सोशल साइंस यानी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2023 के शिफ्ट 6 में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल का निर्माण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1600 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में ही हुई थी, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। उत्तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज वर्ष 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि पुर्तगाल का एक यात्री था, उसने किया था। वो इसी मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉमस पेन ने। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी। टॉमस पेन इंग्लैंड का राजनीतिक कार्यकर्ता, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार था। उसने कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके विचार मानव अधिकारों के प्रबुद्धता युग के आदर्शों को दर्शाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1688 में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं पर भी खून का एक कतरा नहीं बहा। इसी वजह से इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका में। अफ्रीका में जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है। अफ्रीका को इसी कारण के लिए जनजाति महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तिलका मांझी। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह तिलका मांझी थे। संथाल जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ियों के जंगलों में जीवन यापन करते थे, और जब अंग्रेजों ने उन्हें हस्तगत करना चाहा तो तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1771 में। चुआर विद्रोह की शुरुआत 1771 ईस्वी में हुई थी। 1774 ईस्वी में दलभूम के राजा जगन्नाथ दल के नेतृत्व में चुआरों ने बहरागोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दीपोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। फिर 1782-84 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुंडाधुर की। बस्तर के रहने वाले गुंडाधुर ने 1910 ईस्वी में आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया, और अंग्रेजों द्वारा तमाम छल बल अपनाने के बावजूद वे कभी पकड़े नहीं गए। इस आंदोलन की नींव 1891 ईस्वी में पड़ी, जब अंग्रेजों ने बस्तर के तत्कालीन राजा के चाचा को दीवान पद से हटा दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, कोल विद्रोह कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1831-32 में। 1831-32 ईस्वी के दौरान कोल विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह की विशेषता यह थी कि कोल आदिवासी अकेले नहीं लड़ते थे, बल्कि उनके साथ होन्स, ओराव और मुंडा जैसे अन्य आदिवासी भी लड़ते थे। कोल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण का ही एक प्रतिफल था। फिर क्वेश्चन नंबर 12,
इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चावल। चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन चावल का प्रमुख उत्पादक है। विश्व के 3 सर्वाधिक चावल उत्पादक देश चीन, भारत और बांग्लादेश है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% क्षेत्र तिलहन के अंतर्गत आता है, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल। चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इसके लिए आधुनिक मशीनरी और निश्चित रूप से कर्मियों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार की खेती की प्रणाली में कपास, चाय, कॉफी, केला इत्यादि की कृषि की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जूट। जूट एक फाइबर फसल है। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2001 में। यूएनओ को वर्ष 2001 में नोबेल शांति प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 42। राष्ट्र संघ में चार्टर सदस्यों की संख्या 42 थी। फिर क्वेश्चन नंबर 23, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेत्र को विभाजित करके। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे पर समाधान क्षेत्र को विभाजित करके किया। फिर क्वेश्चन नंबर 24, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1919 ईस्वी में। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। यह कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। इसका गठन अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और पहले महासचिव चमन लाल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 27, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ यूरोपीय देशों की औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ तो ब्रिटेन में हुआ था, किंतु यह शीघ्र ही पूरे यूरोप में फैल गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन्स कब प्रकाशित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1848 में। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन्स अप्रैल 1848 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास एक शिपिंग फर्म के मालिक के भाग्य का वर्णन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पटना का पुराना नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और कुसुमपुर, ये तीनों ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1863 कोलकाता। भारत में पहली बार 1863 कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। कोलकाता धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी पहला शहर बन गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 32, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, काठमांडू में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी और इसका सचिवालय 17 जनवरी 1887 को काठमांडू, नेपाल में स्थापित किया गया। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं, जिनका नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन, जापान और कोरिया। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया के देशों में आई थी। इन देशों में प्रयोग होने के बाद धीरे धीरे यह तकनीक विश्व के अन्य देशों में भी आई। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 32.8। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। मैकमोहन रेखा भारत को चीन के साथ अलग करती है और वहीं दूसरी ओर रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तापी। तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तापी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरब। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। भारत आने वाले अरब नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चेस्टनट। चेस्टनट के वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। दाची ग्राम को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस पार्क को हंगूल या कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बिहार के अलावा 4 शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में वर्ष 1921 को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। दिहांग, दिबांग, लोहित, कैनुला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 70%। भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% वनाच्छादित है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और यह वृहद हिमालय में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यटन पर। भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1:1 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। भौतिक मानचित्र प्राकृतिक लक्षणों जैसे पर्वत, मैदान, पठारों, जलवायु के तत्वों तथा वनस्पति इत्यादि को दर्शाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और रिजर्व संसाधन तीनों के ही रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला जमा में प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, SSQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 54, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महासागर और मीठे पानी। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% महासागर के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में मौजूद है। इसका 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3/4। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, पानी का कमी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी की उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीज इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 58, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैग्नीज। बालाघाट की खानों से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भित संरचनाओं में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है और गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। स्थानीय भाषा में इसे सोंस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। ये लोग वृक्षों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों के चारों तरफ मानवीय घेरा बना लेते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य में खनिज तेल का भंडार स्थित है। असम में डिगबोई, नहारकटिया तथा हग रीजन मोराज महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमेंट। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग तथा जूट उद्योग ये तीनों ही कृषि पर आधारित उद्योग है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग एक उपभोक्ता उद्योग है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग। भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी 5 को माना गया है, जबकि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 9। भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय है तथा भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है और कोलकाता में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मासिन राम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम नामक स्थान पर होती है। मासिन राम मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह अपना रास्ता बहुत बार बदलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। इसकी बुनियाद नवंबर 1984 में रखी गई थी, तब इसका नाम पटना म्यूनिसिपैलिटी था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1982 में। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। बिहार राज्य जल विद्युत निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। यह बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, उनके रखरखाव, ऊर्जा के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोलैंड के। जारू जेलेंस्की पोलैंड के राष्ट्रपति थे। यह पोलैंड का एक सैन्य अधिकारी, राजनेता और तानाशाह थे, जिसने पोलिश जनवादी गणराज्य पर 1981 से लेकर 1989 तक पोलैंड के शासक के रूप में कार्य किया। फिर क्वेश्चन नंबर 74, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सत्ता भी बदल गया और शासन व्यवस्था भी बदल गया, लेकिन रक्त का एक कतरा भी नहीं गिरा। फिर क्वेश्चन नंबर 75, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया गया एक शासन पद्धति है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन में। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था उपरोक्त देशों में से केवल चीन में स्थापित हुई है। चीन ने 1949 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त की तथा 1949 में ही माओ त्से तुंग के नेतृत्व में वहां कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 1893 में अपने सभी लोगों को मताधिकार प्रदान किया, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी चीन को माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपचुनाव। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव जिसे विशेष चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18 वर्ष। मतदान करने की कम से कम उम्र 18 वर्ष है। हालांकि 1988 से पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। वे भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर क्वेश्चन नंबर 84, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर नया प्रांत बिहार बनाने का आदेश दिया और बंगाल को अलग प्रांत घोषित किया था। यानी 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किया गया, जबकि बी स्टेट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी 1936 को माना है, जबकि 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 85, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1962 में। भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, जबकि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक बराबरी। आर्थिक बराबरी के अधिकार को समानता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी,
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है और देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुदलीय। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का पालन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना और सरकार की आलोचना करना, ये तीनों ही कार्य राजनीतिक दल के हैं, जबकि सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना ये किसी भी राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आधुनिकता। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत आधुनिकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास है, जबकि अशिक्षा, निर्धनता और विषमता लोकतंत्र की उपलब्धियों में शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जनमत पर आधारित। लोकतंत्र चूंकि जनमत पर आधारित होता है, इसी कारण इसको सर्वोत्तम शासन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है, जबकि लोकतंत्र की कमजोरियां हैं चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करना, रिश्वत लेना और देना। भ्रष्टाचार लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग पर। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के साथ डील करता है। तो इस तरह हमने बिहार एस्टेट के टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसी तरह और भी बिहार एस्टेट के टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।